नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। भारत और नेपाल के बीच जारी कोल्ड वॉर थमता नजर नहीं आ रहा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलते देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। ओली ने भगवान श्री राम को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उन्होंने दावा किया कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। उन्होंने यूपी में अयोध्या को नकली अयोध्या तक बता दिया और भगवान राम को नेपाली नागरिक करार दिया। बता दें कि नेपाल की तरफ से नया राजनीतिक नक्शा जारी करने और भारत के कुछ हिस्से को इसमें शामिल करने को लेकर नेपाल के पीएम ओली पहले ही भारत की आलोचना के केंद्र में है। भारत का साफ तौर पे मानना है कि चीन की शह पे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केपी शर्मा ओली इस तरह की कदम उठा रहे हैं जो कि उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, उनकी प्रतिक्रिया सुनते। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका थियौँ। हामीले अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि थोरीमा वाल्मीकि आश्रम थियो र दशरथबाट सन्तान नभएपछि उत्कृष्ट यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृंग पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ अहिले पनि श्रृंगा भन्ने ठाउँ छ। तो वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनाते हैं। भगवान श्री राम का जन्म स्थल अथवा प्राकट्य स्थल अयोध्या धाम है, जो सरयू के तट पर है, उत्तर प्रदेश में है और भारत में है। और माता सीता का जन्म स्थल या प्राकट्य स्थल कहिए, वह वर्तमान नेपाल के जनकपुर में है। यह हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे पूज्य संतों के हिसाब से और हर राम भक्त की आस्था के हिसाब से सत्य है और सब लोगों के संज्ञान में। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी का जो बयान है, वह बयान हर राम भक्त की भावनाओं को आहत करने वाला है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या केपी शर्मा ओली चीन के शह में भारत पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बयानों के बम फोड़ रहे हैं? क्या भारत नेपाल में तनाव की स्थिति पैदा कर ओली अपनी झोली भर रहे हैं? आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है, इनसे आपको रूबरू कराते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू कराएंगे। लेकिन इस बीच ये भी आपको मोनिका मैं बताऊं प्राइम न्यूज के दर्शकों को भी कि पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई दफा नेपाल ऐसे काम कर चुका है जो रिश्ते जो है भारत और नेपाल के बीच में वो और ज्यादा पटरी से उतरते हुए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक नक्शा विवादित पास किया था, उसको लेके भी भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और फिर भारतीय चैनल्स को जो है उनको बैन किया था, हालांकि उसे बाद में हटा दिया गया। लेकिन तल्खियां जो है बढ़ती जा रही हैं और इस तरह का बयान ये बताता है कि किस कदर रिश्तों को सही करने की बजाय उन्हें खत्म करने की ओर नेपाल आगे बढ़ रहा है। और इस तरह की बयानबाजी भारत में तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो भी भगवान राम से जुड़ी हुई, जो हमारी आस्था का केंद्र है, अयोध्या आस्था का केंद्र है। बिल्कुल। और राजेश, ऐसे में जो चीजें समझ में आ रही हैं, बेबुनियाद जो बयान वो दे रहे हैं ओपी केपी ओली, इससे नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं भारत का जो माहौल है उसे बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि चीजें जो नजर आ रही हैं, सीधा अयोध्या पर बातचीत करना, उनको मालूम है कि इस मुद्दे पर भारत में किस तरह का माहौल रहा है और देर बाद ही सही, लंबे समय बाद ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो इस बात को लेकर भी माना जाता है कि ओली जानबूझकर इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। बिल्कुल, और उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि भारत जिस तरह से संवैधानिक देश है और एक पूरी संवैधानिक तरीके से विवाद एक लंबा चला, कई दशकों तक चला मंदिर मस्जिद का, उसके बाद सुप्रीम अदालत ने सुप्रीम फैसला सुनाया, पूरे देश ने उसे माना, कबूल किया। और ऐसे में एक बार फिर आस्था को केंद्र बना के जो सियासत की जा रही है वो कहीं ना कहीं
आलोचना उसकी हो रही है। और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस और संत समाज में भी इसको लेके काफी गुस्सा है और उन्होंने इसकी आलोचना की है। बिल्कुल, और इस बीच ये सवाल भी उठता है राजेश कि क्या इतने समय से उनको ये नहीं मालूम था, क्या इतने समय से ये वो इस बात का खुलासा नहीं कर सकते थे? अब जब भारत और नेपाल के रिश्ते तनावपूर्ण है, ऐसे में ही उनको याद आया कि भगवान श्री राम जो है वो नेपाल में पैदा हुए थे या वो नेपाल के हैं। और इसको लेके उनके जो बयान आया था उसको लेके आलोचना भी हो रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि भारत में भी वामपंथी पार्टियों ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। उन्होंने कहा कि नेपाल में वामपंथियों को लोग उसी प्रकार नकार देंगे जैसा यहां किया गया। इसके अलावा यह भी कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और लोग किसी को भी इससे खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और चीन की लाइनों को बोलने लगे हैं। और राजेश माना ये भी जा रहा है कि खुद अपने ही घर में गिर गए हैं। बिल्कुल। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मोनिका। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हरीश चंद्र श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्वामी उपमन्यु हैं, संत समाज से जुड़े हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो हैं और लगातार आवाज उठाते रहे हैं कहीं भी कुछ गलत हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर रविकांत प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आपसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये नेपाल के प्रधानमंत्री इस तरीके के एक पद पे हैं जिसकी गरिमा है, प्रधानमंत्री है नेपाल के, ऐसी तर्कहीन बात करने का क्या औचित्य और संत समाज इसे कैसे देखता है? देखिए, एक बात है, पहले ये देखिए कि ये मानसिकता इनकी क्या है। इनकी कम्युनिस्ट मानसिकता है और कम्युनिस्ट का एक आज से नहीं 100 साल पहले का भी देखा जाए और समझा जाए तो कम्युनिस्ट मानसिकता है कि किसी भी जगह पे जाके उसको अपना घोषित कर देना। और भगवान राम, मैं तो कहता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं कि कहें तो ये भगवान राम हमारे हैं और नेपाल भी उनकी ससुराल है और दान में दे दें, ये दान में दे दें, ससुराल को दान में दे दें। रामचंद्र के ना, राम सबके हैं। हमारे राम जो हैं वो थाईलैंड में भी पूजे जाते हैं, मलेशिया में पूजे जाते हैं और अधिकांश जगह में पूजे जाते हैं। हमने जर्मन जाके भी देखा कि जर्मन में भी राम को माना जाता है, पूजा जाता है और एक आइडियल माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस टाइम इनका दिमाग कम्युनिस्ट मानसिकता है, इनकी सत्ता जाति दिखाई दे रही है। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम मुंह से क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं हम इनको कि माने तो कि भगवान राम इनके हैं, पूरे नेपाल के भगवान राम है, खाली ओली जी के नहीं है। लेकिन ये कहना ये गलत है कि भगवान राम का जन्म है, भगवान राम की ससुराल है, ये कहें कि ससुराल है, ये सब साले हैं हमारे। नहीं, वो तो अयोध्या को लेके भी कह रहे हैं कि अयोध्या जो है वो ये इनकी मानसिकता जाहिर करती है। फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है कि भगवान राम अयोध्या में है और उनकी ससुराल एक तरफ से जनकपुर है, वो नेपाल में है। तो भगवान राम की ससुराल हुई, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं सब। लेकिन चूंकि इस टाइम हार दिखाई दे रही है, यहां कम्युनिस्ट की हार दिखाई दे रही है, कम्युनिस्ट मानसिकता की हार दिखाई दे रही है। रूस टूट गया, मार्क्सवाद, वो रूस टूट गया लेनिनवाद में, अब चीन में भी वही दरार पड़ रही है कि मार्क्सवाद भी खत्म होगा। तो इनको अपनी अपनी सत्ता के लिए कुछ ना कुछ तो कहना है। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। अरे ये माने तो कि राम हमारे हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिस्ट मानसिकता छोड़ें। ये गलत बात है कि ये कहें कि नहीं, उनकी सच कहें कि राम की ससुराल है जनकपुर में, हम भी मानते हैं। और राम पूरे भारतवर्ष के नहीं है, विश्व के हैं। ठीक है, प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहेंगे, प्रोफेसर रविकांत है हमारे साथ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रोफेसर साहब कि शायद मेरी आवाज उन तक अभी नहीं पहुंच पा रही, हम उनके पास बाद में जाएंगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने माना तो कि राम का अस्तित्व है। लेकिन पहले तो ये लोग इतने पागल थे, कहते थे राम कुछ है ही नहीं, कहते थे राम कुछ नहीं है, एक नाटक के पात्र हैं और ये राम नहीं है। आज इन्होंने विचारधारा भी ईश्वर को नकारती रही है, लेकिन इनकी ये मानसिकता खराब है, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है और हम एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि हमें मालूम है कि ऐसा ही होगा। ऐसा ही चीन में भी होगा। चीन में लेनिनवाद खत्म हो गया, अब मार्क्सवाद खत्म होने वाला है, ये पूरे विश्व में। ये मैं आज से कह रहा हूं कि 2029 में मार्क्सवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इन्होंने बोला।
हरीश जी, आपको आवाज आ रही है? मैं आपसे समझना चाहूंगा सरकार इस पे किस तरीके से पलटवार कर रही है। जो एक बड़ा और विवादित बयान एक तरह से दिया है उन्होंने कि अयोध्या को लेके, प्रभु श्री राम को लेके, जो हमारी आस्था का केंद्र रहे हैं और हम उन्हें लगातार मानते हैं, ऐसे में श्री राम को लेके ये विवादित बयान देना, सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या स्टैंड है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं सरकार की अधिकृत प्रतिक्रिया मुझे नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन जो ये पूरा का पूरा विवाद जिस तरह से केपी शर्मा ओली लिपू लेक को लेकर के जो एक विवादित उन्होंने बयान दिया और नक्शे को लेकर के इस तरह से और उसको लेकर के नेपाल के ही लोगों के निशाने पे वो आए, नेपाल के लोगों में ही उससे भारी प्रतिक्रिया दी और उसके खिलाफ एक बड़ा जनमानस नेपाल में उसको लेकर तैयार हुआ। कारण यह है कि भारत के साथ नेपाल के वर्षों हजारों वर्ष के जहाँ सांस्कृतिक संबंध है, वही रोटी बेटी का भी संबंध है। हाँ। तो ये जो बयान उन्होंने दिया, इस बयान को देकर के वो वहां के लोगों का उनके प्रति बड़ा गुस्सा सामने आया था। वहां के संसद सदस्यों ने भी उनके खिलाफ बयान दिए थे। ठीक है, लगातार के लोगों से और प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये इसके जहां तक मैं समझ पाया हूं कि जो एक तो नेपाल के जो लोगों का जो गुस्सा ओली के प्रति है, उसको डाइवर्जन देने के लिए इस तरह का बयान उन्होंने दिया, या उनका जो जिस तरह से कम्युनिस्ट कल्चर की एक जो तरीका है, हाँ। उसके नाते उन्होंने, क्योंकि भगवान राम पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, पूरी दुनिया के आस्था के केंद्र में है, पूरी दुनिया के लोग जो भगवान राम में आस्था रखते हैं और उनको ब्रह्म परमेश्वर के रूप में मानते हैं और उनको वो राम जी की अवधारणा कणकणवासी राम के रूप में है, पूरे जगत में व्याप्त है। तो ये जो अवधारणा है ये कोई नई अवधारणा नहीं, हाँ। ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये अवधारणा लोगों की धारणा में। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो केपी ओली जो ये बयान दे रहे हैं, इसके सर क्या मायने हैं? इस तरह का जो एक शख्स प्रधानमंत्री के पद पे है, एक गरिमा है उस पद की, उसको लेके ऐसा बयान देना, इसके क्या मायने हम समझें? बिल्कुल, और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? आखिर किस रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया? प्रोफेसर साहब, आप सुन पा रहे हैं? रविकांत जी तक मेरी आवाज शायद हमारी नहीं पहुंच पा रही, उनसे संपर्क होगा, लेकिन स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। सर, आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि एक क्या इसके पीछे जो शय है, क्या ये चीन की शय हो सकती है? जिस तरीके से विवाद लगातार चलता रहा है, भारत कोई मानसिकता नहीं मानते, हाँ। कोई कुछ नहीं है, हाँ। एक फ्रस्ट्रेशन है, हाँ। कि इस समय इनको अपनी सत्ता जाते दिखाई दे रही है और उसका असर है। मैं अभी से कह रहा हूं, दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में ओली जी का वहां से राजनीतिक समापन हो जाएगा, हाँ। तो इस डर से इनको कुछ ना कुछ कह के हाईलाइट, कुछ लोगों का होता है ना कि अच्छा नहीं तो बुरा ही बोलो, गाली ही दो। बहुत से हमारे नेता ऐसे हो गए कि सिर्फ गाली दे के ही वो हो गए। ठीक है। तो इसी तरीके से कि हाँ। विवाद में रहो, सामने रहो, हाँ। तो लोग किसी ना किसी तरीके से हमको मानेंगे। हाँ। अब कम्युनिस्ट मानसिकता वाले लोगों को नेपाल में रहने नहीं दिया जाएगा। हाँ। हिंदू देश है और वो कट्टर हिंदूवादी हो जाएगा और जो पहले राजाओं की संस्कृति थी उसके हिसाब से ही राजपाट चले। और हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों में भारत और इसके बीच में, नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। कभी वो विवादित नक्शा पास कर देते हैं, जो हमारे इलाके हैं उनको अपने नक्शे में दिखा देते हैं, यानी एक जो रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ रहा है, ये एक परिवर्तन, उसे सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही। इनको मानिए ये एक चेंज है, और चेंज में कहीं अच्छा होता है, कहीं बुरा होता है। जब अच्छा बुरा होगा ना, तभी तो निर्णय होगा। तो ये एक चेंज है, वहां की जनता ओली जी को पसंद नहीं कर रही। ठीक है। और आजकल ऐसा माहौल चल गया है कि जो ओली हैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे में इस तरह का बयान ये समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको कहूं कि इनको अगर सही ढंग से देखा जाए, धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने अपने खिलाफ खुद ही
गड्ढा खोद लिया, इन्होंने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद दिया। प्रोफेसर साहब, आपसे समझना चाहूंगा, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो इस बयान के क्या मायने हैं और किस आधार पे वो कह रहे हैं कि अयोध्या नेपाल में है, ये असली अयोध्या नहीं है, भगवान श्री राम नेपाल मूल के थे? क्या मायने इसके हम समझे? देखिए, इसके राजनीतिक मायने क्या है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट जो हैं वो किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन पहली बार अगर ओली महोदय ने अगर ये कहा है कि राम का जन्म नेपाल में हुआ है, भले ही वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो अलग बात है, तो ये मुझे लगता है कि भारत के साथ या उनके धर्म के साथ जुड़ाव को दिखाता है, नंबर एक। नंबर दो, मैं जो समझता हूं कि भगवान राम का जो मामला है वो इस देश के भावनायक हैं, इस लोक के नायक हैं जी। और राम के बारे में ये कहना कि वो पर्टिकुलर एक ही स्थान पर पैदा हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ मसला भारत का नहीं है। कंबोडिया में राम की जो कल्पना है, राम को लेकर के वहाँ जो उनकी अपनी ईश्वरीय कल्पना है उसको लेकर के उनकी अलग थी से चलती है। नेपाल भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात करे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पौराणिक आख्यान हमारे हैं, संस्कृत वांग्मय है, वो ये जरूर कहता है, इसमें कोई तो राय नहीं, चाहे रामचरितमानस को उठा करके देख लीजिए या वाल्मीकि रामायण को उठा करके देख लीजिए कि उसमें राम के जन्म स्थान के रूप में अयोध्या का जिक्र आता है और सीता जी के जन्म के रूप में मिथिला का जिक्र आता है। अब मिथिला जो बिहार में है वो मिथिला है या जो आपके नेपाल में मिथिला है वो है, ये हो सकता है भौगोलिक एरिया जो है वो बदला है बहुत सारा। तो मुझे लगता है कि इस पूरे उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ये है कि वो लेकिन हम जो अगर अयोध्या में राम की बात करते हैं, हमारे पास तथ्य हैं, उसके आधार है उसका पौराणिक कथाओं में, और हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जिससे साबित होता है कि ये अयोध्या राम जी की भूमि है, यहाँ पे वो पैदा हुए थे। और पिछले दिनों फैसला भी आया सुप्रीम अदालत से। अब अगर नेपाल के प्रधानमंत्री जो खुद एक ऐसे पद पे बैठे हैं जिसकी गरिमा है, वो किस आधार पे कह रहे हैं? क्या कोई तथ्य है उनके पास, या यूं ही रिश्ते खराब करने के लिए, या फिर जो मुद्दे हैं असली उनसे ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह के जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल रविकांत जी, और क्या सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए और सिर्फ भारत से उलझने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका जो असर है उनके खिलाफ भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? उनके खुद उनके देश में, उनके घर में लोग जो है उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है अब नेपाल में। नहीं, देखिए, वो नेपाल के अपने जो आंतरिक मामले हैं उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, हमारे भीतरी मामलों में वो उसे सम्मान करना चाहिए। हम संप्रभु राष्ट्र हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो आपका जो नेपाल से हमारे रिश्ते हैं बहुत स्वाभाविक रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, भारत के साथ धार्मिक रिश्ते रहे हैं। अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले जो उन्होंने विदेश यात्रा करी थी उसमें उन्होंने नेपाल को चुना था, वो नेपाल के मंदिर गए थे। तो बहुत पुराने हमारे रिश्ते हैं। आप देखिए, सीमाएं हमारी नहीं है, रुपया वहां पे चलता है, हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, वो रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। पहले प्रयास तो ये करना चाहिए बड़ा भाई होने के नाते भारत को, ठीक। और हमें नहीं लगता है कि कोई विवाद करने की जरूरत है। देखिए, आप भारत में ही देखेंगे, A.K. रामानुजन का एक बहुत चर्चित लेख है कि भारत में करीब 350 रामायणें हैं। तो राम की जो कथा है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से उसका विवरण आता है। आप हिमाचली रामायण को देखिएगा तो उसमें सीता जो है वो रावण की बेटी है, और राम के साथ प्रेम उन्होंने कर लिया था, इसलिए रावण ने राम के साथ युद्ध किया। अयोध्या की जो रामायण है, दक्षिण भारत के आप रामायण में जाएंगे तो कुछ अलग प्रसंग मिलेगा। आप तमिल, तेलुगु, तो तमाम हरि अनंत, हरि कथा अनंत। राम की जितनी कथाएं हैं वो अलग अलग हैं। कंबोडिया में जाइएगा तो थोड़ा अलग मिल जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस पर विवाद करने की जरूरत है। भाई, हिंदू जो है वो आस्था से राम को मानता है, तो अब इसमें किसी कोई कुछ भी कहता रहे, क्या मतलब है? अब धर्म जो है वो, लेकिन सर आस्था के साथ हमारी तो आस्था का केंद्र है ना वो। नेपाल से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अभी पिछले हमने कई दिनों में देखा कि वो रिश्ते खराब हो रहे हैं, और उन्हें पटरी पे लाने का मकसद सिर्फ बड़े भाई का हक नहीं है, छोटे भाई को भी सोचना होगा। और छोटा भाई लगातार कभी नक्शे विवादित पास कर रहा है, कभी श्री राम पे सवाल उठा रहा है, कभी अयोध्या पे सवाल उठा रहा है, तो रिश्ते पटरी पे कैसे लौटेंगे? ये तो और खराब होंगे ना।
नहीं, सवाल उसने नहीं, देखिए उसने अपनी बात कही है जो मैं समझता हूं, मेरा अपना जो विवेक कहता है। हाँ। आप अगर अयोध्या चले जाइएगा, जिस आप बात कर रहे हैं जन्मभूमि की, तो उसमें भी आपको 20 मंदिर ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि भगवान राम का जन्म इस मंदिर में हुआ था। तो ये विषय बहुत व्यापक है। मुझे लगता है कि ये जो है, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये विदेश मंत्रालय के स्तर पर रिश्तों को सुलझाया जाना चाहिए। सांस्कृतिक रिश्ते जो होते हैं वो संस्कृति के आदान प्रदान से चलते हैं, इसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि ये मुद्दा इसलिए उठ गया है कि वहां के प्रधानमंत्री ने ये बयान दे दिया है, मुझे लगता है कि सम्मान तो ये होना चाहिए कि ठीक है भाई, वो अपने राम को और सीता को जिस तरह से देख रहे हैं उनको देखा जाना चाहिए। भारत के लोग जिस तरह से देखते हैं और भारत में भी अलग अलग जगह के लोग जिस तरह से देखते हैं वो देखा जाना चाहिए। जैन रामायण अलग है, बुद्ध की रामायण अलग है, हिंदू धर्म में भी तमाम तरह की रामायण है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। रविकांत जी, लेकिन आपको इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या समझ में आ रही है? आखिर क्या सोचकर यहाँ पर केपी ओली जी ने इस तरह का बयान दिया है भारत को लेकर और अयोध्या को लेकर, श्री राम जी को लेकर? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या समझ में आ रही है? हाँ, ये सवाल आपका बहुत वाजिब है। निश्चित तौर पर ये जिस समय विवाद खड़ा किया गया है, ये बहुत उसका अलग आशय निकलता है कि चीन जिस तरीके से घुसपैठ कर रहा है भारत में, नेपाल ने भी अभी अपने नक्शे को बहुत विवादास्पद ढंग से दिखाया है। ऐसे समय पर ये बात कहना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत की पूरी अस्मिता, भारत की पूरी सरकार को कहीं ना कहीं एक चुनौती पेश करना है। लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल के साथ हमारे बहुत प्रगाढ़ रिश्ते हैं, आज के नहीं हैं, हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। और उन रिश्तों को कूटनीति के स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए, बजाय कि भावनात्मक स्तर पर झगड़ा करके। ये कतई जरूर नहीं, क्योंकि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हमारा जो पड़ोसी है वो पड़ोसी रहेगा। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे आपका नेपाल हो। तो पड़ोसी जो होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन में कह रहा हूं कि पड़ोसी को हम चुनते नहीं है, पड़ोसी हमें मिला हुआ होता है। और उसके साथ रिश्ते बनाने की हमारी जो कूटनीति होती है वो सरकार के स्तर पर, वो आपके सांस्कृतिक स्तर पर ये होनी चाहिए। वो उसने जो किया, अब आप कूटनीति के स्तर पर उसके नक्शे को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि विवाद खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से चीन के साथ बातचीत हुई है, वो गलवान घाटी से हटे हैं उनके सैनिक, तो ये इतना भावनात्मक रूप से तूल देने की जरूरत नहीं है। हम जो मानते हैं, हमारी जो आस्था है वो अपनी जगह रहेगी। मान लीजिए ओली जी की जो आस्था है वो ठीक है, उनकी आस्था बनी रहे। ठीक है, कि सबसे बड़ी बात है कि वो कम्युनिस्ट होते हुए भी श्री राम के जन्म को मान रहे हैं, सीता को मान रहे हैं, ये क्या कम उपलब्धि है? राजेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये सारा विवाद हो रहा है, ये सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। अब इस सिक्के को थोड़ा सा पलट लीजिए, शायद नीचे से खोटा हो या अच्छा निकले। सिक्के को अगर आप पलटेंगे तो ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे भारत और हमारे हिंदू, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि वहां का भी जो आदमी जो दबा हुआ, जो नहीं बोल पा रहा था, वो भी उठ रहा है। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, वो भी उठ रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, गलत बात कह रहे हैं। तो जो नहीं कभी बोलना चाहता था वो भी आ रहा है। तो ये ओली जी का आप अंत समझिए। मैंने इस बात को आप अंत की प्रतिक्रिया सुनी है। होने दीजिए। वहां पे विपक्ष ने भी ये कहा जो आप बात कह रहे हैं कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। नहीं, ये गलत नहीं है, ये हम लोगों के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा है। कम से कम लोग राम को मानने, आज तक कम्युनिस्ट में किसी एक कम्युनिस्ट ने, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो विश्व में कहीं का हो, उन्होंने राम की सत्ता को नहीं माना। ठीक है, आज पहली बार एक प्रधानमंत्री मान रहा है कि राम है। अरे उनके यहाँ है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मानो तो राम को, अच्छे ढंग से मानो या बुरे ढंग से मानो तो राम की सत्ता को। और राम जो सनातन धर्म के राम है वो पूरे विश्व के हैं। देखिए स्वामी जी, कहीं पे एक जगह पे किसी एक देश के नहीं है। आप जर्मन जाइए, जर्मन में भी राम को पढ़ा जाता है। हाँ, बताइए आप। देखिए, राम को मानना, श्री राम को मानना एक अलग बात है, लेकिन इसको लेकर झूठ बोलना कि राम जी जो है वो नेपाल के थे, वो नेपाल में रहा करते थे, ये गलत है। ये फ्रस्ट्रेशन है उनका। हमने क्या कहा, सिक्का पलटा कि सिक्के का एक दूसरा वैल्यू
वो पहलू है कि अब सब लोग वहां नेपाल में भी कह रहे हैं गलत हो रहा है, गलत हो रहा। हाँ। तो हम लोगों के लिए तो बेनिफिट है ना, उनके खिलाफ होगा तो आज हम फिर से, हमारी हिंदू संस्कृति बढ़ेगी, हमारी सनातन संस्कृति बढ़ेगी, हम लोग जो है फिर से एक होंगे। ये इनका जो इन्होंने अपना फायदे के लिए किया और ये इनके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है हरीश चंद्र जी, सरकार की इस पे क्या तैयारी है? जिस तरीके से ये बयान आया है, एक विवादित बयान दिया है केपी ओली ने, इससे पहले नक्शे को लेकर भी, और हम देख रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ हमारे जो हैं वो रिश्ते खराब हो रहे हैं। गलती उन्हीं की है, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, नेपाल की बात करें। पिछले कुछ दिनों में कूटनीतिक स्तर पे जो है वो हमें शायद उसको तरीका जो है बदलना होगा। नेपाल को लेकर सरकार की क्या तैयारी है? क्या ये सब चीन की शय पे हो रहा है या सरकार उसके लिए माकूल है पूरी तरीके से? राजेश, और इस बीच ये भी बातें हो रही है कि चीन से कहीं ना कहीं ओली ने रिश्वत ली है और उनके दबाव में ये चीजें सब बोली जा रही है, अपनी हड़बड़ाहट में भी ये चीजें बोल रहे हैं, बस किसी ना किसी तरीके से भारत का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके इस बयान से भारत का कोई माहौल नहीं बिगड़ने जाता, बढ़ेगा। लेकिन ये जो प्रतीत होता है कि जिस तरह से केपी शर्मा ओली के खिलाफ नेपाल की आवाम में, वहां की जनमानस में उनके अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा हुई है, उसको लेकर के कहीं न कहीं, जैसा कि स्वामी जी कह रहे थे कि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और वो लोगों का, मुझे जो लगता है कि लोगों का ध्यान का डाइवर्जन करने के लिए इस तरह के बयान उन्होंने दिए। और ये बात वास्तविकता है कि भगवान राम जगत व्यापी है, चराचर व्यापी है, तो वो तो सर्वत्र हैं और सबके हैं, परंतु तो जहां तक ये जो शाश्वत मूल्य है, वो उनका जो जन्म स्थान अयोध्यापुरी है, समुद्र तट के किनारे अयोध्यापुरी है, ये जो लाखों वर्ष की मान्यता है, वो किसी ओली के किसी बयान से वो मान्यता नहीं बदलने जा रही। ना उनके भक्तों के, राम भक्तों के मन पे इसका कोई प्रभाव होने वाला है। जो शाश्वत मूल्य है, जो शाश्वत चिंतन है, वो हमेशा शाश्वत रहता है। नहीं, प्रतिक्रियाएं तो सर आ रही हैं, लोगों पे असर तो इसका हुआ है। संत समाज ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है, सोशल मीडिया पे भी लगातार इसको लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि चाहे मजाकिया लहजे में कुछ लोग उसको ले रहे हैं या फिर गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन एक विषय चर्चा का तो है। इस तरह के बयान देकर के, इस तरह की जो उनकी करतूतें हैं, वो उनको प्रधानमंत्री का एक सभासद के स्तर पर ले जा रहे हैं। तो ये जो उनका जो वो इस तरह के बयान देकर के वो अपने व्यक्तित्व को स्वयं चीड़ कर रहे हैं। हाँ। और वहां की जनता ही, वहां का जो जनमानस है, वही इसके लिए उनको दंडित करे। हरीश चंद्र जी, यहाँ पर बहुत हम कोशिश करते हैं, भारत की तरफ से काफ़ी कोशिश की जाती है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ठीक ठाक रहे, मजबूत रहे, लेकिन नेपाल की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं और जो हरकतें यहाँ पर केपी ओली ने की है, क्या उसके बाद सरकार की, केंद्र सरकार की कोई तैयारी नेपाल से बातचीत करने के लिए या फिर कोई खबर आप तक? नहीं, मेरे पास इस तरह की कोई खबर नहीं और सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। सरकार अपने स्तर पर जो उचित होगा वो स्टेप लेगी, लेकिन जहां तक इसका सवाल है जो आपने सवाल किया, नेपाल की सत्ता इस समय की कम्युनिस्ट पार्टी की है और वो चीन से ज्यादा प्रभावित है। और चीन लगातार जो उसकी विस्तारवादी नीति है, उस विस्तारवादी नीति के चलते वो इन लोगों को अपने प्रभाव में लेने का उसका प्रयास है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो सांस्कृतिक पहलू होते हैं, वो इतनी जल्दी सांस्कृतिक पहलूज को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, लाखों वर्ष से नेपाल का जो जनमानस है, हाँ। वो सनातन संस्कृति को मानने वाला है, हाँ। और भारत के मनसा के साथ, भारत के जनगण मन के साथ वो उसका मन रचा बसा है। ठीक है, तो ये कहना कि ओली के इस तरह का बयान दे देने से या चाइना के इस तरह के कुत्सित प्रयास से वो नेपाल का जनमानस बदल जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। और उनकी सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन जो शाश्वत मूल्य है उसको ओली बदल देंगे, ऐसा कतई संभव नहीं।
ठीक है, हमारे साथ स्वामी परमहंस जुड़े हैं अयोध्या से, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। स्वामी जी, प्राइम न्यूज में स्वागत है आपका। सर, केपी ओली का जो बयान है श्री राम को लेकर, अयोध्या को लेकर, क्या प्रतिक्रिया उस पर आपकी? देखिए, ऐसा है कि ओली का यह जो बयान है बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, और इस बात का सूचक है कि या तो ओली मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, या तो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर इस तरह का जो है घिनौना बयानबाजी कर रहे हैं। अयोध्या का जहां जिक्र है, देखिए मान्यवर, वेदों से लेकर के और पुराणों तक, वाल्मीकि रामायण में और चाहे गोस्वामी तुलसीकृत रामायण में जी जहां भी वर्णन है वो भारत के उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या का वर्णन है। और उनको जो है जिसमें साफ लिखा गया है कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित हो रही हैं, और जो भी उसके तमाम तरह के जो वर्णन है, तमाम वहाँ वो कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि महाराज दशरथ की राजधानी नेपाल में कहाँ है? और अगर कहीं अगर ऐसी थी तो आज तक उन्होंने बताया क्यों नहीं? और प्रत्येक वर्ष अयोध्या से राम बारात जाती है जनकपुर के लिए, वहाँ के लोग हम लोगों का जितने भारतीय होते हैं सबका आदर करते हैं, सबका चरण धोते हैं, और भारतीयों को जितने नेपाली हैं जीजा जी कह करके बुलाते हैं। तो आखिर प्रत्येक वर्ष अभी तक ओली कहा नहीं, क्यों नहीं बोल रहे थे? ये ओली सिर्फ जो है ये माओवादी नेता है, क्योंकि माओवादी जो है तो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर वहां के राज परिवार की हत्या करके सत्ता हाथी आए हैं, और इसके बाद अभी आतंकवादी की भाषा बोलना शुरू हो गए हैं। और आज भी जितना नेपाल में नेपाली है उसके 4 गुना नेपाली भारत में रह करके अपनी जीविका यापन कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ इतने पनिशमेंट दे दे नेपाल को कि यहाँ के नेपाली वहां चले जाएं, तो 1 महीने के अंदर नेपाल में भुखमरी आ जाएगी, खाने बिना मरने लग जाएंगे। हमेशा से भारत क्या चाहता है नेपाल का आर्थिक मदद करता रहा है। अच्छा होगा कि ओली क्षमा मांगने, नहीं तो जो नेपाल की जनता है, नेपाल की जनता का भी कर्तव्य दायित्व बनता है कि माओवादी नेता ओली को सत्ता से हटाएं। ठीक है, ऐसे में संत समाज इसको लेके कैसे प्रतिक्रिया देना चाहता है, जवाब देना चाहता है नेपाल को, और भारत सरकार से क्या आपको उम्मीद है कि किस तरह का जवाब देना चाहिए इस बयान पर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ओली के 2-3 काम बड़े घिनौने रहे हैं। नेपाल और भारत का जो बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, और निरंतर भारत हमेशा जो है आर्थिक मदद नेपाल की करता रहा है, तो इसमें ओली जो है कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ा दरार पैदा कर रहे हैं। और इसमें चाहिए गवर्नमेंट को, हम तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि थोड़ा सा ओली को जो है एक सबक सिखाने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक सहायता बंद करके, और जो भी नेपाली हैं इनको जो है तो आदेश किया जाए कि ये भारत छोड़ करके अपने देश जाए। कुछ दिन के अंदर जो है तो इनकी औकात का पता लग जाएगा। और वैसे भी जो है जितने नेपाल के लोग हैं वो 70% नेपाल के लोग भारत पर जो है आधारित हैं, और भारत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ से जो है कमा करके अपना वहाँ परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन ओली का यह जो बयान है ये बहुत ही घिनौना है, और ये कहीं न कहीं से नेपाल को गर्त की ओर ले जाएगा। स्वामी परमहंस जी, आपको क्या लगता है कि मुख्य वजह क्या है केपी ओली का इस तरह से बयान देना? क्योंकि आपने बताया कि ये पाकिस्तान और चीन के दबाव में इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, और इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या यही नजर आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं? इसका देखिए, इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि चूंकि पाकिस्तान जो है आत्मघाती हमलावरों की फौज तैयार करके और मानवता को निशाना एक तरफ जहां बना रहा है, वहीं जो है तो चाइना जो है कोविड-19 जैविक हथियार को बना करके दुनिया को तबाह करना चाहता था। तो दुनिया के तमाम जो है तो जो राष्ट्र हैं ये बात समझ चुके हैं कि पाकिस्तान और ये चीन दोनों मानवता के दुश्मन हैं, और इनके लिए जो है तो सारे अब राष्ट्र एकजुट होकर के इनको दुनिया के नक्शे से अब हटाने के लिए कवायद शुरू कर दिए हैं। तो चूंकि अब ये अपना वो बढ़ाने के लिए दोनों मिल करके चाइना अपने दबाव में लेकर के कहीं न कहीं से ओली को अपने ओर खींच रहा है। लेकिन ओली को जो है ये ज्ञान नहीं है कि ओली अगर चाइना के कहने पर अपना जो जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं अगर इससे बाज नहीं आए तो फिर नेपाल का भी अस्तित्व मिटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शुक्रिया महंत परमहंस दास जी हमसे बात करने के लिए, प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं ले रही हैं। स्वामी उपमन्यु हमारे साथ बने हुए हैं। आप सहमत हैं उनकी बात से जो उन्होंने कही कि सब चीन के इशारे पे हो रहा है और जिस तरह का गुस्सा उन्होंने जाहिर किया? थोड़ा सहमत है, थोड़ा सा सहमत है, लेकिन थोड़ा से विचारों में ये है कि नहीं, सरकार को इस टाइम सबसे बड़ी बात है कि जो ओली जी चाहते हैं कि सब लोग इनको उस हाईलाइट में ले, हम इनको समझें, इनको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए कि इनको जनता ही, इनके नेपाल की जनता ही इनसे निपट लेगी। अगर भारतवर्ष में भारत के
हमारे मुखिया, प्रधानमंत्री वगैरह या किसी ने भी इनके वो किया तो ये खुश होंगे कि नहीं अब हमको अटेंशन किया जा रहा है, हमको देखा जा रहा, समझा जा रहा। इनको नेग्लेक्ट कर दें। इनको तो हमारे नेपाल की ही जनता, क्योंकि नेपाल की जनता जहां तक हमारे पर्सनल भी वो है उनके हिसाब से भी देखा जा रहा है कि नेपाल की जनता बहुत ज्यादा आक्रोश में है कि वो कह रही है कि गलत है जो हमारी सनातन संस्कृति है। आज भी नेपाल के जो, जैसे अभी महंत जी ने कहा, परमहंस जी ने कि आधे से ज्यादा आदमी भारत में रह रहा है, वही कमा रहा है कि अगर सरकार छोड़ दे, ये उनकी इस बात से सहमत है। लेकिन बाकी सरकार को नहीं करना। सरकार अगर नेग्लेक्ट कर देगा तो ये दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे। अभी अगर एक हफ्ते हमारी भारत सरकार इनको कुछ नहीं बोले ठीक, तो ये अगले हफ्ते नया स्टेटमेंट दे देंगे, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, क्या ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है उनकी, और क्या इसको ऐसे समझा जाए कि चूंकि उन्होंने जब विवादित नक्शा पास किया था तो कहा था कि भारत उनकी कुर्सी के खिलाफ साजिश रच रहा है? देखिए, नेपाल के साथ जो भारत के संबंध रहे हैं उसमें भारत ने निश्चित तौर पर एक बड़े भाई की भूमिका अदा की है हमेशा से, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारत का हस्तक्षेप रहा है नेपाल के तमाम आंतरिक मामलों में भी। लेकिन अब चूंकि नेपाल चीन के ज्यादा करीब पहुंच रहा है तो वो भारत पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और भारत सरकार के हस्तक्षेप को भी नहीं पसंद कर रहा होगा, जितना मैं समझता हूं। रही बात यह कि महंत जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को अपना काम करने देना चाहिए। संत समाज है, वो अपना सन्यास का काम करें, वो अपना भजन कीर्तन करें, लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। वो दो देशों के मामले में नहीं टांग अड़ाएं। बाकी जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं हमारे, वो नेपाल के साथ प्रगाढ़ बने रहेंगे। ये जो विवाद है वो वही जो चीन के साथ अभी चल रहा है, अब वो कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहा है। और नंबर दो कि भारत में इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि चीन जिस तरीके से घेरेबंदी कर रहा है चारों तरफ से, एक तो आपने हमेशा से दुश्मन बांध रखा है पाकिस्तान को, दूसरा चीन भी हमारा एक तरह से दुश्मन रहा है। 62 के साथ, 62 में जो युद्ध हुआ उसमें भी हमने देखा जो हमारे स्वाभाविक रिश्ते थे भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, उनके साथ भी रिश्ते हमारे खराब हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसके फेल्योर को दिखाता है कि ये यहाँ स्थिति ऐसी कहां पहुंच गई है कि जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। मान्यता हो सकती है कि वो माने ना माने, वो अलग मसला है, लेकिन इस तरह का बयान देना ये कहीं ना कहीं उस पूरे राजनीतिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो मीडिया हो, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप जरा देखिए क्या वजह है कि नेपाल ने भारत की पूरी मीडिया को बैन कर रखा है, छोड़ ये सरकारी न्यूज के। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को बहुत तूल देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ भारत और पाकिस्तान करते करते हमने अपने देश के मुद्दों को छोड़ दिया है। ये कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपने गृहबान में झांक करके देखना चाहिए कि वो बहुत छोटा है। नेपाल की स्थिति वो नहीं है कि वो उलझ सके, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि जो अभी महंत जी कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे नेपाली रहते हैं, सच्चाई तो ये भी है कि आपकी सेना में एक पूरा गोरखा रेजिमेंट ही है, तब आप क्या करेंगे? तो ये बहुत स्वाभाविक रिश्ते हमारे हैं, उनको ना बिगाड़ा जाए, चाहे मीडिया ट्रायल के द्वारा हो रहा हो या साधु सन्यासियों के द्वारा हो रहा हो, और उन्हीं रिश्तों को बनाए रखना चाहिए कि जिसमें अयोध्या से बारात जाती है नेपाल और वहाँ के लोग स्वागत करते हैं उसी तरीके से जैसे मानते हैं कि राम की बारात आई है और उसमें हमारे घर की बेटी का ब्याह हो रहा है और हम उनको दामाद या हम उनको समधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इन रिश्तों को ही याद दिलाना चाहिए, ये चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। महंत जिस तरह से कह रहे हैं नेपाल के प्रति जी। राहुल भी जुड़े हैं, काफी देर से जुड़े हैं। राहुल तालान राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राहुल, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से चीजें आप देख रहे हैं, नेपाल की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो बातचीत आ रही है, केपी ओली का ये बयान के जो भगवान श्री राम है वो नेपाली थे, नेपाल के हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या जो नेपाल और भारत के रिश्ते हैं वो स्थिर हो पाएंगे? क्योंकि अभी अस्थिर हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर क्योंकि स्थिति नहीं नजर आ रही है कि दोनों के जो रिश्ते हैं वो सही ठीक ठाक हो पाएंगे, और ऐसे में कितना जरूरी तुम्हें आपको लगता है कि दोनों के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सके? क्योंकि जाहिर सी बात है पड़ोसी राज्य है, उसके साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर होने बेहद जरूरी है।
देखिए, हमारे सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं नेपाल से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेपाल एक अलग देश है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल एक अलग देश है और उसको डिप्लोमेटिक तरीके से भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। और जैसे ये जो ओली जी का जो बयान आया है अयोध्या को लेके, ये एक ठीक है। पहली बात तो ओली जी वो सब जानते हैं कि वो एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री। पहली वो तो भगवान को मानते ही नहीं है। अगर जो उन्होंने ये स्वीकार किया कि भगवान राम उनके यहाँ थे तो ये भी अच्छी बात है। चलिए कि कम्युनिस्ट ये तो मान रहे हैं कि भगवान थे राम, नहीं तो ये सारी चीज भी डिनाई करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्टों का भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है या चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है या नेपाल में और वर्ल्ड में और भी कहीं कम्युनिस्ट पार्टी है, तो आपस में इनके विचार आदान प्रदान होते रहते हैं। पर वो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नेपाल में जो दखल है चीन का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि जो वहां की चाइना की जो एम्बेसडर है नेपाल में, हाओ यांग की, वो कैसे डीपली इन्वॉल्व हो गई है सारी चीजों में। तो और एक ग्लोबल टाइम्स का हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने एक बार बोला था, एक ट्वीट किया था ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने, कि अगर जो भारत और चाइना में युद्ध होता है तो भारत को 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। मतलब उन्होंने एक फ्रंट, उनमें एक पाकिस्तान तो एक फ्रंट था ही, एक चाइना फ्रंट, और एक नेपाल को भी उन्होंने इंक्लूड किया था। तो इनके रिश्ते यहां तक गहराई में पहुंच गए। और देखिए, हम केवल इस चीज के हाथ पे हाथ धरे रह के नहीं बैठ सकते हैं कि हमारे उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे सांस्कृतिक संबंध हैं, या गोरखा हमारी आर्मी में सर्व करते हैं, गोरखा रेजिमेंट है, या ये सारी चीजों पे देखिए हमें एक देश के तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। देश कभी भावनाओं से नहीं चलते हैं। जब हम देश में, जैसे हम चाइना के बारे में क्या बोलते हैं कि चाइना को हम सोचते हैं कि चाइना को हम ट्रीट करेंगे भावनाओं से। देखिए, जैसे हमारे यहाँ जुबान की एक कीमत होती है। भारत में अगर जो मैंने आपसे कुछ बोल दिया तो उसको, अगर जो मैं अपने वादे से मुकरता हूं तो आप मुझे बोलेंगे कि मैंने अपनी जुबान तोड़ दी। लेकिन चाइना में वहां का माहौल ही ऐसा है, वहां जुबान की कोई कीमत ही नहीं है, वहां वादे कोई चीज ही नहीं होती है चाइना के। राजनीतिक मायने हम क्या निकालें अगर इसको देखें? क्योंकि उनकी सत्ता भी जाने का उनको डर है, उनकी कुर्सी जाने का डर है, इसलिए राम का नाम उछाल देना, इसके राजनीतिक मायने हम क्या समझें? देखिए, इसके राजनीतिक मायने बस ये हैं कि एक तो वहां प्रचंड बहुत स्ट्रांगली उनको अपोज कर रहे हैं। पुष्प कुमार प्रचंड दहल हैं, वो उसको बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता जा सकती है। और पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड आया है कि आप ना राष्ट्रवाद की भावनाओं को भुनाइए। तो वहां नेपाल में भी उन्होंने उस टाइम पे जब वो चुनाव लड़े थे ओली जी, तो भारत विरोधी भावनाएं वहां ऐसा नहीं है कि है नहीं। जब वो जो तराई वाला क्षेत्र है वो भारत को बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वो थोड़ा भारत से, वो समझता है कि हम भारत के पिछलग्गू बन गए, वो थोड़ा स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो उन्होंने इस चीज पे, इस चुनाव में इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था और भारत के खिलाफ बहुत बोला था। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें ना इसके राजनीतिक मायने जो भी हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें भावनाओं पे नहीं जाना चाहिए। सांस्कृतिक संबंध हैं, ठीक है, वो उनसे हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, लेकिन हमें डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। और डिप्लोमेसी में ना कोई सांस्कृतिक संबंध होते हैं, सांस्कृतिक संबंध डिप्लोमेसी में एक टूल है और हमें उनको टूल की तरह यूज करना पड़ेगा। और डिप्लोमेसी में कोई भावनाएं नहीं होती है, ठीक है, हमारा उनसे जुड़ाव है, लेकिन डिप्लोमेसी अलग चीज है। चाइना ने आजकल वहां होल्ड किया हुआ है, पाकिस्तान पे होल्ड किया हुआ है और बाकी भारत को गिरने की कोशिश कर रहा है। तो हमें नेपाल को उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा और हमारी डिप्लोमेसी जो भी डिप्लोमेटिक लोग हैं जो, और उनको सोचना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को वहां नेपाल में स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, हरीश जी, मोनिका। बिल्कुल, राहुल जी, आप इस बात से कितना वाकिफ हैं या कितना क्या सोचते हैं आप कि जो नेपाल ये सब चीज़ें कर रहा है, जो इस तरह की बयान दे रहा है नेपाल के जो प्रधानमंत्री है ओली, कि वो चाइना के दबाव में किया जा रहा है? देखिए, चाइना का बहुत ज़्यादा दबाव है नेपाल पे। एक्चुअली में नेपाल के साथ क्या है, देखिए, चाइना की एक जो वो कर्ज दे के डिप्लोमेसी वाली जो पॉलिसी है, उसको वो क्या कर रहे हैं कि वो सबको, जो छोटे छोटे देश हैं, बड़े देश उनके ट्रैक में नहीं आ रहे, वो छोटे छोटे देशों को बोलते हैं भाई हम विकास करेंगे तुम्हारे यहाँ, तुम हमसे कर्जा ले लो। और वो कर्जा दे रहे हैं, दे दनादन। नेपाल को भी विकास के नाम पे कर्जा देंगे और एक दिन नेपाल को बोलेंगे कि इतनी सारी जमीन हमें दे दो। एवरेस्ट को हमारे, जो जैसे चाइना एवरेस्ट पे दावा करता है, लेकिन वो नेपाल भी दावा करता है, तो एक दिन नेपाल को ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी कि एक दिन उनको बोलना पड़ेगा कि एवरेस्ट पे हम दावा छोड़ रहे हैं क्योंकि हम पे कर्ज है चाइना का। तो चाइना इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा है अपने फेवर में, छोटे छोटे देशों को बहुत ज्यादा कर्जा देता है। नेपाल की कंडीशन नहीं है कि वो अरबों डॉलर कर्जा ले ले और चुका दे, कोई भी पाकिस्तान की कंडीशन नहीं है। उन्होंने सीपैक के लिए 60 अरब डॉलर का कर्जा लिया है, वो ब्याज तक नहीं दे पा रहे हैं, ना मॉरिशस दे पा रहे हैं, ना श्रीलंका दे पा रहा है, श्रीलंका को देना पड़ गया है। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये नेपाल, ये तो जो वहां की राजदूत हैं चीन की नेपाल में, हाओ यांग की, उन्होंने दिखा दिया है कि ओली की सरकार को बचाने के लिए ऐसे भाग दौड़ की है जैसे वो वहां की खुद उसकी, आप समझ लीजिए, मैं तो इसको बोलना भी नहीं चाहूंगा कि वो पता नहीं उनसे, ओली से कितने करीबी संबंध है उनके।
ऐसे कोई पार्टी अध्यक्ष जैसे कर रहा हो, वैसे हाउ यांकी ने वो सारी प्रोसेस की है, वहां भागी घूम रही है। अलग एक नई नीति बनाने की जरूरत है पाकिस्तान को लेके, नेपाल को लेके, चीन को लेके। जिस तरह का चीन का जो दबाव है इन छोटे देशों पे देखा जा रहा है, पाकिस्तान पे और नेपाल पे, तो हमें अब एक नई नीति बनाने की जरूरत है। नहीं, अभी वेट एंड वॉच, अभी देखना पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बदलता है, क्योंकि इनकी भी आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं है नेपाल की। तो अभी केवल पेशेंस रख के ये देखना है और अपने मिशन में रखना है। हाँ। अब इस टाइम मिशन है हमारा चीन। रविकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मिशन है चीन, तो अब हम अपने मिशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें चीन के ऊपर पूरा ध्यान देना है। हाँ। जो चीन चाहता है कि हम चारों तरफ से उसको डिस्टर्ब कर दें, हाँ। उसको कह के उसको नहीं करना चाहिए। हाँ। सीधे केवल उसमें, और इनके लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए कि वहां की जनता ही इनको बाहर कर देगी। ठीक, बिल्कुल जो अभी अभी कहा इन्होंने, हाँ। राहुल जी ने, हाँ। कि जो प्रचंड है वो इनसे सीनियर हो गए और इनसे ऊपर हो गए, एक दिन प्रचंड इनकी कुर्सी को खत्म कर देंगे। राहुल जी की इस बात से हम सहमत हैं, और यही डर है। हाँ। कि ये फ्रस्ट्रेशन में मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई है, ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस बात को हम थैंक यू कहते हैं, उन्होंने राम को माना, तो आज तक किसी कम्युनिस्ट ने राम को माना नहीं। मैं इसमें ही प्रसन्न हूं कि राम को कम्युनिस्ट माने तो कि राम है। वो तो कहते हैं कि नहीं, कहानी का पात्र है राम। हाँ, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हैं इस वक्त, महंत रामदास हैं। रामदास जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो प्रतिक्रिया दी है भगवान राम को लेकर, अयोध्या को लेकर, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि उनका जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत का अभिन्न अंग नेपाल है, रहा है और रहेगा। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के कहने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा। वो तो आज है, कल नहीं होंगी। उनकी जनता ही उनको, आगे नेपाल की जनता उनको जवाब देगी। क्योंकि हमारे यहाँ अयोध्या का तो बेटी का नाम है। ऐसी स्थिति में हम लोग बारात लेकर के जाते हैं जनकपुर क्षेत्र में, और जनकपुर आज भारत का अंग रहा है हमेशा, और आज भी रहेगा। और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि जो अंग्रेजों के सामने संधि हुई थी, हाँ। उस संधि को निरस्तीकरण के लिए प्रयास करें। हाँ। और एक अपना श्वेत पत्र जारी हो कि हमारी सीमाएं कहाँ तक है, क्योंकि बार बार किस तरह से जो बयान देते हैं, इससे भारत की थोड़ी छवि धूमिल होने का प्रयास होता है। ऐसी स्थिति पे, क्योंकि नेपाल की संपूर्ण जनता भगवान राम को मानती है, जानकी जी को मानती है, हाँ। तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं न कहीं इतिहास है, कहीं न कहीं वो भगा रहे हैं, और ये सारा तो चाइना के दबाव में कर। क्या आपको लगता है यहाँ पर कि जो ये चीजें की जा रही है नेपाल की तरफ से, क्या चीन की ये चाल हो कि चीन की तरफ जो भारत का ध्यान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सीधे तौर पर जवाब भी चीन का देते हैं, तो ऐसे में चीन की तरफ जो ध्यान है वो हटाने के लिए नेपाल की तरफ ध्यान करने के लिए ये सब किया जा रहा हो? जी जी बिल्कुल, इसीलिए किया जा रहा है कि भारत उधर भी जाए, लेकिन ऐसा हो कर रहे हैं जी बहुत ही संयम से भारत का जो है पूरी दुनिया में नाम ऊंचा कर रहे हैं। हाँ। और हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, और नेपाल के प्रधानमंत्री जो इस तरह से ओली ने हरकत किया है, ठीक, उनको ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि एक वो हमारा जो मित्र देश है नेपाल, उसके वो प्रधानमंत्री हैं, तो एक वहां की जनता को भी आहत कर रहे हैं, क्योंकि वो सब राम को मानते हैं, जानकी जी को मानते हैं। तो कहीं न कहीं नेपाल की जनता के धार्मिक कुठाराघात उनकी भावनाओं पर कर रहे हैं। उनको न देश माफ करेगा, न नेपाल की जनता माफ करेगी। ठीक है, प्रोफेसर साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, और जो पिछले भी कुछ मामलों में नेपाल और चीन का, भारत का जो रिश्ता रहा है उसको लेकर जो चीजें खराब हुई हैं, क्या पाकिस्तान, चीन और नेपाल को लेकर अब भारत को अपनी जो नीति है उसमें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि चीन इन देशों का इस्तेमाल करता है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि बयानों से कोई किसी देश को नुकसान नहीं, ज्यादा खराब स्थिति हुई है।
आप जो कि देखिए हमारे कि प्रधानमंत्री चीन की दृढ़ उन्होंने संकल्प 9 है यात्राएं की हैं, और वो भारत लेकिन चीन के की साथ हमारे यही रिश्ते कहाँ सीमाओं पहुंच का गए हैं। अध्ययन कर रहे हैं, दौरा कर रहे पहली हैं, विदेश यात्रा लद्दाख उन्होंने जा रहे नेपाल हैं, में की आपसे थी, सवाल लेकिन तौर नेपाल पर चारों तरफ से वो देश को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, यानी जरूरत है कि चारों तरफ से जो मजबूती है वो होनी चाहिए। राहुल, आपसे समझना चाहूंगा कि अब जरूरत है एक नया स्टैंड लेने की, चूंकि चीन वक्त वक्त पे इन देशों का इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान से उसके रिश्ते छिपे नहीं है, कैसे उसे कर्ज दे के उसको भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल करता रहा है, सबके सामने है। अब नेपाल, जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, अब चीन नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें भी अपनी नीति में बदलाव करना होगा। अभी नेपाल कल बांग्लादेश होगा। एक्चुअली में हमें क्या है कि हमें सबसे ज्यादा अपनी पॉलिसी को दोबारा से समझने की जरूरत है चाइना के साथ। हम कब सदा से चाइना के साथ जो हमारी पॉलिसी रही है वो उनको आप बहुत प्रभावी नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हम चाइना को ही नहीं समझे आज तक अच्छे से। ये दुर्भाग्य है कि हमारे डिप्लोमेट्स का और हमारी डिप्लोमेसी का कि हम चाइना को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए आज तक। और इसका रीजन ये कि कभी हम पंचशील सिद्धांत की बात करते हैं, कभी हम किसी की बात करते हैं, जबकि हमें चाइना की सोसाइटी को भी समझना है, तब हम उसके बिहेव को समझ पाएंगे। हमारे देश के डिप्लोमेट बहुत अच्छे से चाइना की सोसाइटी को नहीं समझ पाते हैं, ना हमारी इंटेलिजेंस जीरो है। मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि चाइना के मामले में हमारी इंटेलिजेंस जीरो है। पाकिस्तान के मामले में बहुत अच्छी है हमारी इंटेलिजेंस, अफगानिस्तान के मामले में बहुत अच्छी है, लेकिन चाइना के मामले में जीरो। इसीलिए जब तक हम ये सारी चीजें नहीं समझेंगे, पहले हमें चाइना को समझना है। ये तो चाइना के पिट्ठू है, पाकिस्तान हुआ, कल को बांग्लादेश हो सकता है, श्रीलंका भी बन सकता है। ये क्या है, देखिए छोटे देश हैं, छोटे देशों को हर कोई अपने काबू में करने की कोशिश करता है, और वैसे ही भारत भी करता है। जैसे आज से जब मॉरिशस में चुनाव हुए, मालदीव में जब चुनाव हुए, उससे पहले एकदम जो भी पक्ष में चाइना के पक्ष में एकदम सरकार थी मोहम्मद यामीन की। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो स्थिति सामान्य हुई, भारत के पक्ष में आई। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी डिप्लोमेसी में। हमें अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं, चाइना के मामले में खासकर उनको एकदम, जो पुरानी पॉलिसीज हैं उनको एकदम छोड़ के एक नई पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है कि चाइना को हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए अगले 2050 तक ये एक ऐसी स्थिति बनेगी कि दो महाशक्ति, उभरती हुई महाशक्ति, और जो महाशक्ति होंगी 2050 तक, चाइना और भारत उनके बॉर्डर शेयर करेंगे। वर्ल्ड में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि दो महाशक्तियों की स्थिति बॉर्डर शेयर करते हों। चाइना और भारत दो एक ऐसे देश रहेंगे जिनके बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करेंगे। आप उस सिचुएशन को सोचिए कि तब हम कैसे रिएक्ट करेंगे। देखिए अमेरिका, एक टाइम पे अमेरिका था, रसिया था, यूएसएसआर था, उस टाइम पे दोनों का बॉर्डर शेयर नहीं होता था। जब बॉर्डर शेयर हुए, एक बार फ्रांस और ब्रिटेन के बॉर्डर शेयर हुए तो कितने युद्ध हुए आपस में दोनों में। वैसे ही हमें उस स्थिति के लिए तैयारी करनी है कि हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और हम महाशक्ति बनने का सपना भी पाले हुए हैं, जो हम 2050 तक मुझे लगता है कि हम महाशक्ति हो जाएंगे। तब हमें कैसे कंटेन करना है चाइना को, तो हमें चाइना की पॉलिसी को दोबारा से समझने की जरूरत है। यहां थिंक टैंक बनाने की जरूरत है। उन थिंक टैंक में सबसे अच्छी बात है कि किसी वामपंथी को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वामपंथी सारी चीजें छुपा लेते हैं चाइना के बारे में। इसीलिए हम चाइना के, जितना हम हमारी सोसाइटी अमेरिका के बारे में जानती है, क्या हम उतना चाइना के बारे में जानते हैं? कोई ये बोल सकता है कि नहीं जानते हैं। हम अमेरिका को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन चाइना के बारे में नहीं जानते। हम चाइना के समुदाय की स्थिति नहीं जानते, कौन सा हान समुदाय कहाँ है, तिब्बती कहाँ रहते हैं, कौन क्या रहता है। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। अगर जो हम इनको समझ गए तो नेपाल को भी अपने पक्ष में कर पाएंगे, पाकिस्तान से भी कंटेन कर पाएंगे, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, सारी चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं आखिरी इस पे के इस पूरे विवाद को लेके, इस मामले को लेके आपकी बहुत। राहुल जी जो कह रहे हैं काफी हद तक सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इस टाइम इतना ज्यादा भ्रमित है कि वो पाकिस्तान से और उससे हर देशों से वो चाहेगा जो उसके ओब्लाइज किए हुए हैं कि विवाद खड़ा करे। और हमारे इसको राजनीतिक और हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि सिर्फ चाइना के ऊपर ध्यान दे। और ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इनको अपने आप जनता ही देख लेगी। ओली जी आज मैं अभी कह रहा हूं, एक हफ्ते बाद इनका जो वक्तव्य होगा वो दूसरा होगा, बदला हुआ होगा। तो केवल चारों तरफ से भ्रमित ना होके सिर्फ चाइना को ही अपना देखें और चाइना के हिसाब से एक ठोस कदम उठाएं। ठीक है, बिल्कुल। केपी ओली के इस बयान के पीछे क्या कुछ है, क्या स्ट्रैटेजी केपी ओली की है, और क्या चीन दबाव बना रहा है केपी ओली पर, और क्या कुछ रणनीति चीन की है? क्या चीन अन्य देशों की तरह नेपाल को भी इस्तेमाल कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए? तमाम सवाल राजेश।
बिल्कुल, ये वक्त खड़े तमाम हुए। सवाल अब भी बरकरार हैं, हमने जवाब भी तलाशे उनके, और साफ तौर पे दिखावा सामने ये देता है कि ये जो बौखलाहट है वो नजर आती है। चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करता है और अब नेपाल को भी वो मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहा है। जरूरत है भारत सरकार को भी इसका मुंह तोड़ स्ट्रेटजी से जवाब देने की, नई नीति के साथ जवाब देने की। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की और सवालों के जवाब दिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।